करोड़पति बनने के लिए एक छात्र लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा था। इतनी मेहनत की उसको सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता था। सोते जागते उठते बैठते, जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसने मेहनत जो की थी अपना भविष्य बनाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, वो किसी पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि लूट की घटना को अंजाम देने के लिए। जब वो लूट की घटना को अंजाम देने जा रहा था, जिस अरबपति के घर में घुसता है उस अरबपति ने भी कहा कि मेरे घर में इतना सामान है कि तुम इसे यहाँ से लूट कर लेके जाओगे तो करोड़पति बन जाओगे, लेकिन शर्त एक है कि तुम किसी को मारोगे नहीं। वो भी कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन कत्ल एक नहीं बल्कि 2 हो जाते हैं। और जब इस कत्ल की बात फैलती है, दूर तक जाती है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर। लेकिन जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पुलिस को भी हैरानी हुई थी खोलने में, साथ ही जितने लोगों ने इस घटना के बारे में सुना उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक छात्र जो मेहनत करके कल को जज बन सकता था, वो जज नहीं कातिल बन गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। दरअसल मेरठ का ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है किशनपुर, जो कि बहुत ही पौष इलाका है। वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। बात कर रहा हूँ 10 अगस्त 2023 की सुबह लगभग 7:15 के आसपास 2 लड़के बाइक पर आते हैं। दोनों के चेहरे पर नकाब ढके हुए थे। उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। अपनी बाइक को थोड़ा दूरी पर लगा देते हैं। उसके बाद जब घर का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो सबसे पहले जब घर के अंदर जाते हैं तो एक लड़का घर के अंदर है जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक को देखते हैं और देखने के बाद उसके सामने गन लगाते हैं। गन लगाकर कहते हैं कि तुमने चीखने की चिल्लाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभिषेक जैन चुपचाप अपना शांत हो जाता है। उसके हाथ और पैर बांधे जाते हैं, क्योंकि हाथ पैर बांधने के लिए वो बदमाश जो थे वो साथ में अपनी रस्सियां भी लेके आए थे। अभिषेक जैन को बांधकर एक कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर से उसे लॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर दूसरे कमरे में जाते हैं। इस बिल्डिंग का, इस घर की जो मेन कमरा था, अब उस मेन कमरे के अंदर चले जाते हैं और उस मेन कमरे के अंदर होते हैं करोड़पति नहीं की बल्कि अरबपति कारोबारी, जिनका अपना मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है, जहां पर बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है और नाम DK जैन उर्फ धन कुमार जैन होता है। जैसे ही बेडरूम के अंदर वो बदमाश प्रवेश करते हैं, DK जैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में अंदर घुसने की। तभी वो लड़का आप देखता है ना ताप देखता है और अपने जो गन थी तुरंत गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है उस करोड़पति, इनके अरबपति कारोबारी के पेट में गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब उसको ब्लड बह रहा था, वो तड़पने लगा अपने शायद जिंदगी के लिए। वो अपनी जिंदगी के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें किसी और का कत्ल नहीं करना है, तुम्हें किसी को और को मारना नहीं है, बस जो भी सामान है आराम से लूट कर ले जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें कोई टोकेगा नहीं। बस इतना था कि वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तुरंत ही इसकी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, अंजू जैन भी आ जाती है। और अंजू जैन ने जैसे अपने पति को खून से लथपथ देखा तो उनकी चीख निकल जाती है। इतनी जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं कि वो उनकी आवाज़ अब कमरे से, इस घर से दूर की तरफ फैलती। तुरंत ही एक और गोली चलती है और वो गोली लग जाती है अंजू जैन के हाथ में। जैसे अंजू जैन के हाथ में लगती है, वो तुरंत कहते हैं दोनों बदमाश, यदि चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो फिर से तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अब उस महिला की चीख, जो चिल्लाहट थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाती है। उस महिला को अभी बांधा जाता है और बांध कर उसे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि वो चीखे चिल्लाए तो इस बाथरूम से आवाज़ दूर तक न जाए। अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि बंधक बन चुकी थी। जो घर का बेटा होता है इस कारोबारी का, उसका बेटा भी बंधक बना हुआ है और इस व्यापारी के गोली लगी हुई थी। वो शायद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। जब दूसरी गोली चलती है, दूसरी गोली चलते ही एक और लड़की इस घर के अंदर है, यानी कि इस कारोबारी के जो बड़ा बेटा है उसकी बेटी है अंशिका। अंशिका जैसे ही गोली की आवाज़ सुनती है, दौड़ते हुए तुरंत आती है और आकर देखती है कि 2 बदमाश घर के अंदर घुसे हुए हैं। उसके जो दादाजी हैं, दादाजी खून से लथपथ पड़े हुए हैं, दादी का कहीं आता पता नहीं है। तुरंत ही उसकी भी कनपट्टी पर बंदूक लगाई जाती है और लगाते हुए कहते हैं कि तुमने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। वो लड़की शांत हो जाती है। उसको उसी के कमरे में लेके जाते हैं। उसके हाथ पैर मुंह बंद करके, बांध कर, क्योंकि रस्सियां वो अपने साथ लेकर आए थे, और उसे बांध कर उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल देते हैं ताकि कोई आवाज़ ना करे, ताकि कोई चिल्लाए ना। उसके बाद वापस वो अपने उसी बेडरूम में आते हैं जिस बेडरूम में करोड़ों रुपए का माल रखा हुआ था। उसमें लगभग 27 से 28 हज़ार रुपए की नकदी थी। समथिंग बताया जाता है कि 8 करोड़ रुपए के जेवरात रखे हुए थे और जेवरात को वो आराम से निकाल रहे थे और अपनी पोटली में जो बनाई हुई थी, अपने जो बैग था, उस बैग में एक एक करके इकट्ठे कर रहे थे। और इसी बीच में फिर से दरवाज़ा खुलता है और जैसे दरवाज़ा खुला था तो उनको आहट होती है। तुरंत वो बाहर जाकर देखते हैं तो एक दूधिया दूध लेके आया था। उस दूधिया के पास जाते हैं, उसको भी गन पॉइंट पर
लेते हैं, कहते हैं कि चीखने और चिल्लाने की अगर कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। वो दूधिया शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं कोई चीखूंगा नहीं, मैं कोई चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जो इस घर का मालिक है वो मर चुका है। उस घर की जो मालकिन है वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, वो बाथरूम के अंदर बंद है। जो इस घर के मालिक की पोती है वो अपने कमरे में वो भी कैद है, और जो इस घर के मालिक का जो बड़ा छोटा बेटा है वो भी कैद है। अब ये दूधिया चुपचाप आकर रसोई के पास बैठ जाता है, उसके भी हाथ और पैर उसका बांधे जाते हैं, मुंह भी उसका बंद कर दिया जाता है ताकि चीखे ना चिल्लाए ना। इसी बीच में फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं, जब अपना बैग पैक कर लेते हैं। इसी बीच में जो इस कारोबारी की पोती होती है अंशिका, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, वो लेटे लेटे जिसके ऊपर चादर पड़ी हुई थी, उसने अपने हाथ पैर दोनों को खोल लिया। उसका मोबाइल कमरे के अंदर ही था। तुरंत ही वो फोन करती है, सबसे पहले अपनी मम्मी को यानी कि स्वाति जैन को फोन करती है। स्वाति जैन और उसके जो पिता होता है नवीन जैन, वो सुबह 7 बजे के आसपास घर से निकले थे। उसके छोटे भाई को यानी कि नवीन जैन, स्वाति जैन पहले रोजमर्रा की तरह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद फिर करीब आधा या पौन घंटे के आसपास टहलते हैं, टहल के वापस फिर घर आते हैं। लेकिन अब अचानक ही उनकी बेटी अंशिका का जब फोन पहुंचता है कि घर में बदमाश घुस आए हैं और वो लगातार गोलियां चला रहे हैं, तो उसकी लड़की के माता और पिता यानी कि कारोबारी के बेटे और उसके पुत्र वधू की जो सांसें थीं वो रुक जाती हैं, थम जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आखिरकार करें क्या। तुरंत ही वो अपने पड़ोसी को फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में बदमाश घुस आए हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके हमारे घर की तरफ देखो और आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुला लो। तुरंत ही पड़ोसी उनके पास आता है, शोर मचाता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, बाकी सब लोग बंद थे। कोई कमरे में कैद है तो कोई बाथरूम के अंदर कैद है और कोई बेटी ऊपर है। तो सब चारों तरफ से जो भी एक दिन सिचुएशन थी, तुरंत ही इस कारोबारी के बड़े बेटे को फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि जो बदमाश थे वो लूटपाट करके यहाँ से चले गए हैं, अब पता नहीं है। बस ये खबर पूरे शहर में आपकी तरफ फैल जाती है। बड़ी संख्या में कारोबारी, बिजनेसमैन जो लोग थे, व्यापारी थे, वो इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जैसे ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, ये खबर फैलते फैलते उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास तक पहुंच जाती है। उसके बाद विधानसभा सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश का लखनऊ के अंदर, और जैसे सत्र चल रहा था तो अखिलेश यादव ने भी ये कहते हुए कि वैसे तो योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके मेरठ शहर के अंदर जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह के व्यापारी को मारा गया है, वाकई अपना आप में बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि जो परिवार के लोग थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उस व्यापारी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, जो KMC हॉस्पिटल होता है। व्यापारी मर चुका था, लेकिन जो महिला थी, महिला की हालत नाजुक हो चुकी थी। ये बदमाश बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि गोली हाथ में लगी है। हाथ में लगने के बाद हाथ से खून लगातार बह रहा था और ब्लड ज़्यादा मात्रा में बह जाता है, इसलिए तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। KMC हॉस्पिटल में जब एडमिट करा जाता है, उधर तो पूर्व मुख्यमंत्री के बोलने पर और इधर व्यापारियों के शोर मचाने पर पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। पुलिस का शक कभी उस दूधिया पे जाता है, तो कभी पूर्व की नौकरानी पर जाता है, कभी घर में काम करने वाले लोगों पर जाता है, तो कभी अपने ही घर में जो 2 बेटे होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रहता है। लेकिन पुलिस कहती कुछ नहीं है। पुलिस अपना काम करने की लगातार कोशिश कर रही थी। दरअसल जो इसके व्यापारी है, उसके 2 बेटे होते हैं। एक नवीन जैन होता है जो कि यहीं रहता है, मेरठ में अपने पिता के साथ काम करता है, और जो दूसरा बेटा होता है छोटा अभिषेक जैन, वो अपना पत्नी प्रियंका जैन और अपने बेटे के साथ नार्वे में रहता है, क्योंकि वो इंजीनियर है और वो अपने घर पर एक महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए छुट्टी पर आता है। तो वो छुट्टियां मनाने के लिए घर पर आया हुआ था। उसको नहीं पता था इस तरह की घटना हो जाएगी। शहर में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जाम लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें समझाना शुरू किया किसी तरकीब से। IG, DIG, SSP, CO, SP सिटी, कोतवाल, तमाम अधिकारी आ जाते हैं। तमाम लोग फिर उन्हें दबाव बनाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घटना का खुलासा कर दीजिए। पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस हर पहलू पे कोशिश कर रही थी, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो पुलिस के सामने सिर्फ एक ही मात्र रास्ता था, वो थे CCTV कैमरे। जो भी CDR निकलवानी थी मोबाइलों के, वो सब निकलवाएंगे, लेकिन उनसे कुछ राहत मिली नहीं। घर के अलग अलग सदस्य से पूछताछ की गई, लेकिन उनसे भी राहत नहीं मिली। पुलिस ने 31 टीम बनाती है। 31 टीम बनाने के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी CCTV कैमरे थे, उन कैमरों को खंगाला जाता है। और जब एक कैमरे को जब बारीकी से खंगाल रहे थे, तब एक बाइक ऐसी थी जो लगातार जा रही थी, और उस बाइक में खास बात ये थी कि जो आगे बैठा हुआ है उसने भी हेलमेट लगाया हुआ है, और जो पीछे बैठा था उसने भी हेलमेट लगाया हुआ है। जब पुलिस ने अपने कैमरे को जूम करने की कोशिश की, तो जूम करने के बाद भी उन्होंने हेलमेट में भी उन्होंने अपना मास्क लगाया हुआ था, जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। तो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही थे। लेकिन जिस इलाके में ये घटना होती है, उस इलाके में वो कम से कम आधे पौन घंटे के लिए, क्योंकि घटना शुरू होती है 7:15 पर और 8:35 में वो अपनी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। एक लाल बत्ती को पार करने के लिए उन्हें लगभग पौन घंटे से जब ज्यादा का समय लगा। पुलिस को लगा कि शायद यही बाइक है, लेकिन जब उस स्प्लेंडर बाइक की तलाश शुरू करते हैं तो उस पर एक फर्जी नंबर पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस ने उस बाइक को, उस लड़के जो बैठे हुए थे, कहां से आई, किधर से आई, जब 500 से ज्यादा कैमरे खंगाले, तो उसे खंगालने में पता चलता है कि आखिरकार वो जो बाइक आई थी वो प्रेम बिहार की तरफ से आई थी,
और उस बाइक को चलाने वाला कोई और नहीं था, जिसका नाम प्रियांक शर्मा उर्फ पारुष होता है, जो कि LLB का छात्र होता है। और साथ ही जब पुलिस उसको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तो उसके साथ एक और लड़का जिसका नाम यश शर्मा उर्फ यशु होता है, जो कि रोहटा रोड पर एक गांव लगता है डडरा गांव, वहां का रहने वाला होता है, जो कि एक बैटरी की दुकान पर काम करता था लेकिन 8वीं पास। दूसरा जो लड़का होता है प्रियांक, जो कि LLB कर रहा था। अब जब पुलिस उसे पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तो उसके पास से वो नकदी भी मिल जाती है, लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी भी मिल जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया, तब वो बताता है कि उसने लगभग 2 साल से लगातार इस घर की रैकी कर रहा था। उसको तो लूट को अंजाम देना ही था। जब खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते तो वो भी कारोबार करता, कारोबार करने के बाद वो करोड़पति बनना चाहता था। इसलिए उसके पास एकमात्र रास्ता बचा था कि उसे लूट की घटना को अंजाम देना है। लेकिन जिस वक्त वो व्यापारी के अंदर घर में घुसा था, उसके बेडरूम में घुसा था, तो व्यापारी ने बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि तुम चीखो मत, चिल्लाओ मत। घर में जितने भी शख्सों ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, उनको गोली पड़ी। जिसने चिल्लाने की कोशिश नहीं की, उनको गोली नहीं मारी गई। वो चाहते तो शायद 5 के 5 लोगों का कत्ल कर सकते थे, क्योंकि दूधिया उसमें व्यापारी का जो बेटा था, उसकी जो पोती थी, उनको भी मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो दंपति होते हैं, वो दोनों ही चीखते चिल्लाते हैं। महिला को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसने भी लगभग 21 घंटे के बाद दम तोड़ दिया था, खत्म हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया है। और जब पुलिस उससे जब पूछताछ कर रही थी, तो बता रहा था कि 2 साल से लगातार वो इस घर की रैकी कर रहा था। उसके लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में उसने एक कमरा लिया था किराए पर। वो रहकर वो देख रहा था कौन कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, कौन कहाँ रहता है। उसे ये नहीं मालूम था कि नॉर्वे में उसका बेटा रहता है और वो अचानक से यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आ जाएगा। वो नहीं जानता था कि अंशिका जो है, जो रोज स्कूल जाती है, लेकिन उस दिन उसका मन नहीं करेगा। वो अचानक से स्कूल जाने की बजाय वो रुक जाती है, अपने घर पे ही रहती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दूधिया एक ऐसा व्यक्ति था जो रसोई तक अपना आप से दूध रख के चला जाया करता था वापस। उसे नहीं पता था कि ये लोग भी घर में अंदर से अचानक से आ जाते हैं। उनका कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन कत्ल हो जाता है। जितनी मेहनत उसने इस करोड़पति बनने के लिए ये रास्ता अपनाया, काश कि उसने पढ़ाई में मेहनत की होती, पढ़कर वो जज भी बन सकता था, लेकिन अब वो कातिल बन गया है। अब उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी और शायद उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जो कमाने के लिए जो उसने इकट्ठा किया था, वो शायद कुछ चंद घंटों के लिए उसके पास जरूर रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज आरा की रहने वाली स्वीटी कुमारी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही गोलू कुमार, शिव कुमार, मोहम्मद आफ्ताब, परवेज आलम, अब्दुल कादिर, पवन चौधरी, राजेंद्र यादव, चंद्र मोहन, ठाकुर आनंद सिंह, हनुमान वर्मा, अनूप मिश्रा, रिजवान खान, जमाल शेख सलोनी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।